नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969066089753864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हुए एक नया टॉपिक जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसे क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ब्रीफली डिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन, कंडीशन एंड टर्म ऑफ ऑफिस एंड इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की योग्यता, शर्तें, पद की अवधि और महाभियोग प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। हम अपने आंसर की शुरुआत करेंगे ये बताते हुए कि भारत का राष्ट्रपति भारतीय राज्य का मुखिया होता है। वह भारत का पहला नागरिक होता है और वह राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता का प्रतीक होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता के बारे में बात करता है। 59 राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तों के बारे में बात करता है और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। फिर हम अपने आंसर के जितने भी पॉइंट क्वेश्चन में पूछे गए हैं उनको वन बाय वन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव की योग्यता पूछी गई है तो हम योग्यता बताएंगे और हम बताएंगे सबसे पहले न्यूनतम आयु। तो किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य होता है। और उसके अलावा दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो और वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो और उसे संघ या राज्य सरकारों के अधीन लाभ का कोई भी पद धारण ना किया हो जिस टाइम पे वो अपना नॉमिनेशन कर रहा हो। ये बेसिक क्वालिफिकेशंस है जो किसी व्यक्ति को पूरी करनी चाहिए जब वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या है या कंडीशंस क्या क्या है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की। तो पहली कंडीशन है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के, और वह बिना किराया दिए राष्ट्रपति भवन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये दो मेन शर्तें हैं जो कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है, ये है। उसके अलावा वो अपने पद के कार्यकाल के दौरान अपने आधिकारिक कृत्यों के लिए कानूनी देनदारियों से व्यक्तिगत प्रतिरक्षा प्राप्त कर सकता है। वह राष्ट्रपति के पद पर रहने के समय तक अपने व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में किसी भी आपराधिक कार्यवाही से छूट प्राप्त करता है। हालांकि 2 महीने का नोटिस देने के बाद उसके व्यक्तिगत कृत्यों के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान एक दीवानी कार्यवाही शुरू की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति पद की गरिमा ये है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है तो उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। वो उसने अपने ऑफिस के दौरान जो भी ऑफिशियल काम किए हैं उसके लिए तो उस पर कोई केस नहीं चलाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जितने टाइम तक वो राष्ट्रपति पद पर है उस टाइम पीरियड में अगर उसने अपनी पर्सनल लाइफ में कोई क्राइम भी किया है उसके लिए उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया राष्ट्रपति पद पर होते हुए तो उसे हटा दिया जाएगा क्योंकि ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति रहने का तो अधिकार है नहीं, और उसके बाद तुरंत उस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। लेकिन बाय द टाइम वो उस पोस्ट पर है, वो प्रेसिडेंट है, उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। हम उसे 2 महीने का नोटिस दे करके सिविल प्रोसीडिंग्स या दीवानी कार्रवाई उसके खिलाफ शुरू करी जा सकती है। फिर अगर हम अवधि की बात करें तो 5 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का और वो अपने कार्यकाल के बाद तब तक पद ग्रहण करके रखता है जब तक उसका उत्तराधिकारी आकर के उस पद को संभाल ना ले। तो उसका सक्सेसर जब तक ना आ जाए, जब तक चुनाव हो करके राष्ट्रपति ना आ जाए, तब तक वो राष्ट्रपति, पुराना राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है। इसीलिए 60 दिन का टाइम पीरियड होता है राष्ट्रपति के रिटायरमेंट पीरियड से पहले का, जिसमें इलेक्शन कमीशन को पूरा इलेक्शन प्रोसीजर राष्ट्रपति का कंप्लीट करके नए राष्ट्रपति का चुनाव करना रहता है। वो कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। तो जैसे कि यूएसए में ये है कि 2 ही बार कोई इंसान खड़ा हो सकता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। इंडिया में ऐसा नहीं है, एनी नंबर ऑफ टाइम कोई भी व्यक्ति अपना नॉमिनेशन दे सकता है, वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। फिर महाभियोग प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से स्टार्ट है।
आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करिए, इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको सारे आंसर राइटिंग वीडियोस की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको 1-to-1 गाइडेंस के थ्रू मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। आंसर्स आपके रिव्यू किए जाएंगे, आपके सारे डाउट्स, क्योरी सब कुछ 1-to-1 गाइडेंस के थ्रू सॉल्व की जाएगी। मेंस पर्सपेक्टिव से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए अब हम महाभियोग की प्रक्रिया को समझते हैं। तो महाभियोग या इम्पीचमेंट राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के लिए हटाया जा सकता है, और हालांकि संविधान के उल्लंघन शब्द का कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है, इसे डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर किस तरीके से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है? तो सदन के किसी भी सदन में, किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं एक रेजोल्यूशन पर, उसके बाद ही ये प्रोसेस शुरू होती है। तो किसी भी हाउस के जितनी भी स्ट्रेंथ है उसके 1/4 लोग एक रेजोल्यूशन लाएंगे, और उसको फिर अब सदन के जो बाकी सदस्य होंगे वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी से पास करेंगे। फिर वो पास होकर के दूसरे हाउस में जाएगा। दूसरे हाउस में उस पे जो चार्जेस लगे हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी से वो पास होंगे, और जो अगर 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाते हैं तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। और जब प्रोसेस शुरू होती है तो राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। तो मान लीजिए लोकसभा में कोई रेजोल्यूशन आया, 1/4 मेंबर लोकसभा के रेजोल्यूशन लाते हैं, फिर लोकसभा में 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग उसको पास कर देते हैं, तो फिर वो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में वेरीफाई किए जाएंगे, चार्जेस वेरीफाई हो गए तो 2/3 मेजॉरिटी से फिर पास किए जाएंगे और फिर राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। तो सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी भी सदन में ये प्रोसेस शुरू की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा में ही की जाए, ज़रूरी नहीं है कि राज्यसभा में भी की जाए, दोनों में से किसी में भी की जा सकती है। फिर जब प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तो इसे दूसरे सदन में पारित किया जाता है, जो आरोपों की जांच करेगा। एक बार आरोप साबित हो जाने के बाद दूसरा सदन भी सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है, और फिर राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अब तक कितने राष्ट्रपतियों के खिलाफ इम्पीचमेंट किया जा चुका है, किसी के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस किया भी गया है या नहीं, और अगर किया गया है तो उनका नाम बताइएगा। फिर तो कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन करिएगा। फिर हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे ये बताते हुए कि महाभियोग संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, और महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदन निर्वाचित प्लस मनोनीत के सभी सदस्य भाग लेते हैं, और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की महाभियोग प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है, वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो जैसे हमने बात करी थी जब इलेक्शन के बारे में, तो देखा था कि इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचन के समय में निर्वाचित सदस्य, तो निर्वाचन से निर्वाचित आप याद रखिए, तो निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य ही खाली भाग लेते हैं। लेकिन जब इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू करी जाती है तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्ट नहीं लेते हैं। विधानसभाओं से कोई लेना देना नहीं होता इम्पीचमेंट प्रोसेस का, इसमें खाली पार्लियामेंट के, तो पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर होते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, वो सब के सब इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्ट लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।